नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे बिल्कुल ही नए YouTube चैनल जिसका नाम है AK क्लासेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर दिख रहे रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाकर के आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको आज जो बताने वाला हूं वो है मारवाड़ का इतिहास, जो आपका मेरा हम सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये इतिहास आपके राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, लैब असिस्टेंट, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए कारगर साबित होगा। तो चलिए आप और हम सब लोग शुरू करते हैं। देखिए, राठौड़ जाति राजस्थान में आने वाली अंतिम राजपूत जाति थी। इनका संबंध कन्नौज से बताया जाता है। राठौड़ चील के पक्षी को पवित्र मानते हैं और इनकी कुल देवी है नागणेची माता। अब हम बात कर रहे हैं राव सिंहा की। राव सिंहा की बात कर रहे हैं तो राव सिंहा यहाँ के राठौड़ों के बिल्कुल आदि पुरुष माने जाते हैं। और राव सिंहा ने सन 1240 ईस्वी में राठौड़ सत्ता की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी खेड़ा बालोतरा को बनाई और राव सिंहा बिठू नामक गांव में गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और साथ ही इनकी पत्नी पार्वती सोलंकी भी इनके साथ सती हो गई। अब हम बात करेंगे हमारे अगले राजा, जिनका नाम है राव दुहड़। तो राव दुहड़ के बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने बाड़मेर के नगाड़ा गांव में नागणेची माता के मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें मूर्ति काष्ठ की बनी हुई है। और राव दुहड़ के ही छोटे भाई हैं जिनका नाम है राव धांधल, जो कि हमारे लोक देवता पाबू जी के पिता थे। अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले राजा, जिनका नाम है राव मल्लीनाथ जी। तो राव मल्लीनाथ जी मारवाड़ क्षेत्र के लोक देवता थे। ये यहाँ के शासक भी थे और इनकी कर्म भूमि होने के कारण ही बाड़मेर के क्षेत्र को मालानी का क्षेत्र कहा गया। इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में बना हुआ है और इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर मालाजाल बाड़मेर में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले राजा राव चुंडा के बारे में। तो राव चुंडा के बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी पत्नी किशोर कंवरी के प्रभाव से अपने बड़े बेटे रणमल को उत्तराधिकारी ना बना करके इन्होंने अपने छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बनाया। साथ ही राणा चुंडा जो हैं, इन्होंने नाडोल, डिडवाना, खाटू तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले राजा के पास, जिनका नाम है रणमल। तो इनका जो शासनकाल था वो था सन 1427 से 1438 तक। अब रणमल ने क्या किया, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के संग सशर्त करवाया और उनके पुत्र का नाम राणा मोकल था। कुछ समय के लिए मोकल के संरक्षक रहे और उसके बाद सन 1438 ईस्वी में इन्हीं की प्रेमिका की मदद से इनकी हत्या मेवाड़ में की गई। अब रणमल के बाद हम चलते हैं हमारे अगले राजा, जिनका नाम है राव जोधा। तो राव जोधा जी का जो शासनकाल है वो है सन 1438 से 1489। तो राव जोधा जी ने क्या किया कि कुंभा के संग सन 1453 में आवल बावल की संधि की और उसके बाद इन्होंने सन 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की और चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। तो इस किले का जो निर्माण कराया था तो इसकी जो नींव थी वो करणी माता ने रखी और उस वक्त वहाँ पर एक व्यक्ति की, राजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई और मंदिर में नागणेची माता और करणी माता के मंदिर का निर्माण कराया गया। राजमाता जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण कराया, जिससे कि पूरे जोधपुर शहर की पेयजल की आपूर्ति की जाती थी। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले राजा की तरफ, जिनका नाम है राव सातल।
तो राव सातल जी का जो शासनकाल है वो है सन 1589 से 1592। इनकी रानी फूला भटियाणी ने फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। उसके बाद जो राजा सातल जी हैं, इन्होंने अजमेर के मल्लू खां को पीपाड़ के युद्ध में पराजित किया और इस विजय की स्मृति में पूरे मारवाड़ क्षेत्र में घोड़ला नृत्य किया जाता है। अब इनके बाद हम चलते हैं हमारे अगले राजा, जिनका नाम है राव सूजा। तो राव सूजा के समय राव बीकानेर के राव बीका ने जोधपुर का घेरा डाला और राजमाता जसमा दे के कहने पर कुछ राजचिन्ह राव बीका को दिए गए और वीरमदेव ने मेड़ता में स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना की। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले राजा की ओर, जिनका नाम है राव गांगा, जिनका शासनकाल सन 1515 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक था। अब राव गांगा वही राजा हैं जिन्होंने अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिकों के साथ खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने हेतु भेजा और उसके बाद सन 1529 में राव गांगा ने राव शेरवा को हराया सेवकी के युद्ध में। उसके बाद क्या हुआ कि इनके पुत्र मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या कर दी थी। इनके बाद हम चलते हैं हमारे अगले राजा की ओर। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले राजा, राजा मालदेव के बारे में। तो इनका जो शासनकाल था वो था सन 1531 से लेकर के सन 1562 ईस्वी तक। इन्हें फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला राजा यानी कि शक्तिशाली राजा बताया है। और इसके अलावा जब ये शासक बने तो इनके पास केवल 2 परगने थे, सुजत पाली और जोधपुर का, लेकिन इन्होंने अपने 52 युद्धों की मदद से कुल 58 परगने किए। ये अच्छे निर्माणकर्ता भी थे क्योंकि इन्होंने मालकोट का किला जो कि मेड़ता नागौर में बनाया। उसके अलावा इन्होंने अगला किला सोजत का किला जो इन्होंने पाली में बनाया। उसके बाद पोखरण का किला जो इन्होंने जैसलमेर में बनवाया। उसके अलावा इनका अधिकार बीकानेर और अजमेर के तारागढ़ पर भी था। इसके बाद हम चलते हैं इनके युद्धों के बारे में। युद्ध इनके थे, इन्होंने पहला जो युद्ध किया वो था पहोबा का युद्ध। पहोबा का युद्ध मैं आपको समझा दूं कि पहोबा के युद्ध के समय इनके जो सेनापति थे वो थे जेता और कूपा और इनका युद्ध हुआ था बीकानेर के राव जेतसी के संग। तो इनके सेनापति जेता और कूपा ने क्या किया, राव जेतसी की हत्या कर दी और राव जेतसी के जो बेटे थे भीम और कल्याणमल वो चले गए कहाँ पर, दिल्ली के शेरशाह सूरी के पास। तो दिल्ली के शेरशाह सूरी के पास चले गए तो फिर वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप इनके ऊपर आक्रमण कीजिए और सन 1544 5 जनवरी 1544 को हुआ जैतारण का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें दिल्ली के शेरशाह सूरी ने अटैक किया। उस वक्त इनके मालदेव के सेनापति थे जेता और कूपा। तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली के शेरशाह सूरी ने मालदेव को पत्र लिखा कि हमने आपके दोनों सेनापति को खरीद लिया है और अगर आप युद्ध करने के लिए आते हैं तो आप हार जाएंगे। तो ये पत्र पढ़ करके मालदेव इससे उनको काफ़ी आघात हुआ और दुखी होकर वो चले गए जोधपुर। और फिर शेरशाह सूरी ये युद्ध मुश्किल से जीता और उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। उसके बाद शेरशाह सूरी ने आगे बढ़कर जोधपुर पर अधिकार किया और मालदेव जोधपुर छोड़कर सिवाना चले गए। उसके बाद मालदेव की जो विवाह हुआ वो हुआ जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री उमादे के साथ। अब हुआ क्या कि किसी बात से उमादे नाराज हो जाती हैं और अजमेर के तारागढ़ में जाकर के ठहरती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मालदेव होते हैं वो अपने सहयोगी को भेजते हैं बारड़ जी को। तो बारड़ जी उनको जाकर के जाते हैं मनाने के लिए, लेकिन क्या होता है कि अन्य रानियों के द्वारा उमादे का जो आत्मसम्मान है उसे जगा दिया जाता है और उमादे कभी भी लौट करके मालदेव के पास नहीं आती हैं और इसीलिए उमादे रूठी रानी के नाम से इतिहास में मशहूर हो जाती हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले राजा के पास, लेकिन
आपको ये बात बता दूं कि मालदेव के कुल 4 पुत्र थे, राम, उदय सिंह, उसके अलावा चंद्रसेन और अगले राजा हैं रायमल। तो मालदेव के जो उत्तराधिकारी वो बनते हैं चंद्रसेन। तो हम बात करते हैं चंद्रसेन के बारे में। तो हमारा अगले राजा हो जाएंगे हमारे चंद्रसेन जी। तो चलिए हम चंद्रसेन के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रसेन को हम कहते हैं मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक और भूला बिसरा राजा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बता दूं आपको कि ये चंद्रसेन जो हैं वो इनके भाई हैं राम और उदय सिंह। जैसे ही चंद्रसेन शासक बने तो राम और उदय सिंह ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद चंद्रसेन ने अपने राजा उदय सिंह, अपने भाई उदय सिंह को युद्ध में हराया और राम और उदय सिंह क्या करते हैं, अकबर की सेवा में चले जाते हैं और वहाँ अकबर को जाकर कहते हैं कि इन पे आप अधिकार कीजिए और अकबर द्वारा सैन्य अभियान भेजे जाते हैं चंद्रसेन की तरफ। तो अकबर के द्वारा अभियान भेजा जाता है जोधपुर में। तो चंद्रसेन जोधपुर से चले जाते हैं भाद्रजून। फिर भाद्रजून के बाद 1570 में जो अकबर द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उसके बाद ये चले जाते हैं सिवाना और सिवाना से सारण की पहाड़ियों में चले जाते हैं और अंतिम रूप से इनका देहांत सारण की पहाड़ियों में हो जाता है और इन्होंने भी आजीवन अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अब हम चलते हैं हमारे अगले राजा जिनका नाम है मोटा राजा उदय सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह इनकी बात करते हैं हम। तो मोटा राजा उदय सिंह का जो शासनकाल है वो है सन 1583 से 1595। अब हम बात करते हैं इनके बारे में। ये पहले शासक थे जो मुगलों की सहायता से शासक बने और इन्हें मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी। इनकी पुत्री, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री का नाम था जगत गोसाई और अकबर के पुत्र का नाम था, क्या था, जहांगीर, जिनको हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। तो जहांगीर और जगत गोसाई का विवाह हुआ और इन्हीं के पुत्र को हम खुर्रम या फिर शाहजहां के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा कि किशन सिंह के पुत्र जिनका नाम, उदय सिंह के पुत्र थे किशन सिंह, जिन्होंने किशनगढ़ शहर की स्थापना की सन 1609 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले राजा के बारे में जिनका नाम है शूर सिंह। तो शूर सिंह का जो शासनकाल है वो है सन 1595 से 1619। इन्हें राजा अकबर ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी। अब शूर सिंह के बाद हम चलते हैं हमारे अगले राजा के पास जिनका नाम है गज सिंह। गज सिंह का शासनकाल जो है वो है सन 1619 से 1638 और इन्हें इनके बेटे जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि प्रदान की। उसके बाद हम बात करते हैं इनके बेटों के बारे में। तो गज सिंह के 2 बेटे थे। उनके पहले बेटे का नाम है अमर सिंह राठौड़, जिन्हें नागौर का परगना दिया गया, 16 खंभों की छतरी और 1644 मतीरे की राड और कटार का धनी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शाहजहां के सेनापति की कटार के एक वार से हत्या कर दी थी। अमर सिंह राठौड़ के बाद हम बात करते हैं हमारे इनके दूसरे पुत्र जिनका नाम है जसवंत सिंह। तो अब हम बात करने वाले हैं जसवंत सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल है सन 1638 से लेकर के 1678 तक। अब आपको पता होगा कि जो धर्ममत का युद्ध चल रहा था वो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में चल रहा था। तो जसवंत सिंह क्या करते हैं, इसमें दारा शिकोह का साथ देने के लिए जाते हैं, लेकिन इनके सेनापति यानी कि दारा शिकोह के सेनापति से कुछ अनबन हो जाती है, जिससे ये दोबारा जोधपुर लौट जाते हैं। और जोधपुर जैसे ही लौटते हैं तो इनकी रानी जसवंत दे या फिर उदयपुरी जिनको नाम से हम जानते हैं, वो क्या करती हैं, किले के प्रवेश द्वार बंद करवा देती हैं और कहती हैं कि एक राजा अगर युद्ध के मैदान में जाता है तो वहाँ से या तो वो वीरगति को प्राप्त होकर आता है या फिर युद्ध जीत के आता है। तो ये फिर अगली बार जो ये साथ देते हैं ये औरंगजेब का साथ देते हैं और औरंगजेब ही अंतिम रूप से विजयी रहते हैं। और औरंगजेब क्या करते हैं, इन्हें दक्षिण भारत का सूबेदार बनाते हैं और जम्बोजी के और संभाजी के दमन हेतु इन्हें दक्षिण भारत भेजते हैं, परंतु ये क्या होते हैं, असफल रहते हैं। और जसवंत सिंह क्या करते हैं कि दक्षिण भारत में जसवंतपुरा नामक कस्बा बसाते हैं और इसके बाद अफगानिस्तान के जमरूद में सन 1678 में इनका देहांत हो जाता है। इनके देहांत पर औरंगजेब कहते हैं कि आज कुफ्र का दरवाज़ा
टूट चुका है। अब हम बात करते हैं इनके बाद। इनके दरबारी विद्वान थे मूणोत नैणसी, जिन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं मूणोत नैणसी ख्यात और राठौरारी परगनारी विगत। इसके बाद इनकी जो रानी थी जसना दे, इन्होंने कल्याण सागर तालाब या रतानाड़ा और राय का बाग लगवाया था। अब जसवंत सिंह के बाद हम चलते हैं हमारे अगले राजा के पास, जिनका नाम है अजीत सिंह। तो अब हम बात करते हैं अजीत सिंह की। इनका शासनकाल था सन 1679 से 1724 तक। अब आपको पता होगा कि उस वक्त क्या था कि औरंगजेब जो क्या थे, इनको अजीत सिंह को इन्होंने अगवा किया और इन्हें कहाँ ले गए, दिल्ली, और पूरी जोधपुर को क्या कर दिया, खालसा भूमि घोषित कर दिया। लेकिन वाघेली महिला गोरा और वीर दुर्गादास राठौड़ ने इन्हें औरंगजेब की चंगुल से इनको आज़ाद कराया और आज़ाद करा करके ले गए सिरोही कालिंदी में जयदेव पुरोहित के घर, जहाँ पे इनके संरक्षक कौन थे, मुकुंदास खींची। लेकिन वहाँ पर इनको असुरक्षा महसूस होने के कारण ये इन्हें कहाँ ले गए, राज सिंह के पास। राज सिंह इन्हें केलवा की जागीर प्रदान करते हैं। उसके बाद सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद देवारी समझौता के तहत इन्होंने मारवाड़ पर अधिकार प्राप्त किया। उसके बाद क्या होता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ कुछ अनबन हो जाती है। अनबन के कारण उनको देश निकाला दिया जाता है और इसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी पुत्री इंद्र कंवर का विवाह मुगल शासक फर्रुख सियार के साथ करवाते हैं। इनके दो बेटे थे। पहले बेटे इनका नाम है अभय सिंह और एक थे बख्त सिंह। तो अभय सिंह के कहने पर बख्त सिंह क्या करते हैं, सन 1724 में इनकी हत्या करवा देते हैं और इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उनका नाम निर्वाणरा दुहा और दुर्गा पाठ भाषा। अब हम बात करते हैं जो हमारे वीर दुर्गादास राठौड़ हैं उनके बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो लुणेवा गांव में हुआ था और इनको जो जागीर मिली थी वो थी सालेवा गांव की। ठीक है। अब जैसे ही इनको देश निकाला हुआ तो फिर कहाँ चले गए वीर दुर्गादास राठौड़, मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के पास। तो वहाँ वो इनको विजयपुर और रामपुरा की जागीर प्रदान करते हैं और इनका शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में इनका देहांत हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले राजा अभय सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल है सन 1724 से 1749। अब बात यह है कि अमृता देवी बिश्नोई ने जोधपुर के खिजड़ली गांव में अपने पति रामोजी व 3 पुत्रियों सहित कुल 363 लोगों ने वृक्ष की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया। उसके बाद कृष्ण अर्थात तेजादशमी को पूरे वर्ष भर का केवल एक मेला लगता है जो कि खिजड़ली गांव में लगता है और साथ ही सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में ये अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। और तो इनके दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था कर्णीदान, जिन्होंने लिखा सूरज प्रकाश, और वीरमान जिन्होंने लिखा राजरूपक। तो इन्हीं ग्रंथों से हमें ये पता लगता है कि अभय सिंह ने अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलंद खां को पराजित किया। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी राजा मान सिंह राठौड़ के बारे में, जिनका शासनकाल है सन 1803 से 1843 ईस्वी। तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि मान सिंह जो राजा थे, इनके शासक बनने की जो भविष्यवाणी थी वो देवनाथ जी ने की थी और इन्होंने फिर देवनाथ जी को अपना गुरु बनाया और जोधपुर में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर, महामंदिर का निर्माण करवाया। और इन्होंने इन्होंने अपने मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण जोधपुर में करवाया। उसके बाद सन 1818 ईस्वी में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। इनके दरबारी विद्वान थे बांकीदास जी, जिनके ग्रंथ थे बांकीदासरी ख्यात और मानजसो मंडन। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बांकीदास जी ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से साथ संधि करने वाले राजाओं की आलोचना की थी। और मैं आपको ये वीडियो हम खत्म करते हैं आज। मारवाड़ का इतिहास संपूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद।